एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानने वाले हैं, जो हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है अब ये जानेंगे कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये मेंस के लिए क्या चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें लिखते हैं। प्लस ये भी है कि आपको इसके साथ साथ जो है मैं चाइना की चाइना की केस स्टडी जो है वो भी बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि चाइना जो है उसने ऐसा क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन गई, और उसके चलते उनकी जीडीपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली $16 ट्रिलियन की जीडीपी बताई जाती है। ठीक है, तो इनकी केस स्टडी देखेंगे। इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो उस केस स्टडी को आप यूज़ कीजिए, उसमें फैक्ट एंड फिगर जो है वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, इंडिया के केस में जो प्रॉब्लम्स है बोल दीजिए कि चाइना के केस में भी थी, और उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम लेक्चर शुरू करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो यूपीएससी का और राजस्थान बीसीएस का क्रैश कोर्स है, उसमें आपको इन सभी लोगों की गाइडेंस के नीचे जो है वो तैयारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो है अगर आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं और जल्दी से जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इन लोगों की गाइडेंस के नीचे अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है सबसे पहली चीज़ इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब मैंने ये बोला होगा तो सबसे पहले कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो गई होगी कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में दिया नहीं होता, या फिर ये जो है ये किस चीज़ में आएगा। सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसके इंडिया में चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, कोई रिपोर्ट आई है, मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पहले आया करती थी लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसमें इंडिया का रैंक जो है वो क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा। या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालने वाली जो संस्था है उन्हीं की संस्था के बीच में ही कोई प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और इंडिया में एमएसएमई सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई सेक्टर में रिसेंटली जो है वो डेवलपमेंट ये हुई थी कि इसकी डेफिनेशन में चेंजेस की गई थी, और इस क्लास में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस थी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, प्लस रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो है कोर इंडस्ट्रीज जो है वो कौन सी होती है, कोर इंडस्ट्री बेसिकली कौन सी होती है और उनकी रेलेवेंस क्या है। तो ये अगर हम 2018-19 के आसपास का एग्जाम देखें तो उस समय एग्जाम पूछने का इकोनॉमिक्स में, बाकी सब्जेक्टों में जो है वो अलग होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में इससे पहले जो पूछे जाते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ मेंस के लिए था, लेकिन अभी यूपीएससी ग्रेजुअली जो है वो इस कॉन्सेप्ट को प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है। तो इन क्लास में मैं साइड बाय साइड आपको बताता चला जाऊंगा कि क्या चीज़ें मेंस के लिए और क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को तैयार करनी है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ओवरव्यू है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन अगर बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है is a component of the economy consisting of companies, okay, that assist other business in manufacturing, shipping and production goods। कोई भी ऐसी कंपनी जो तीन चीज़ों में हेल्प करती है। इन तीन चीज़ों में कोई भी ऐसी कंपनी जो असिस्ट करती है किसी बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग में और प्रोड्यूसिंग, यानी कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम लोग किस चीज़ का नाम दे देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम दे देते हैं। डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट, इट इज कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी सेक्टर इन इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इसको जो है, जैसा कि हमने देखा इकोनॉमी में तीन सेक्टर जो है वो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट वाला कौन सा होता है, टर्शरी। ठीक है, तो इसको जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो रखा गया, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है।
तो उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी, क्लासिफिकेशन क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आ गया डिपेंडेंसी। इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की स्पेसिफिकली वो अलग चीजों से डिफाइन होती है, और वो जो है वो क्या क्या होती है, सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स ऑफ द अदर सेक्टर। जो सप्लाई और डिमांड डायनेमिक्स चल रही हैं अदर सेक्टर के, वो ये डिफाइन करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो है, यदि आप ये देखिए कि इन्होंने सप्लाई लिखा, सप्लाई का मीनिंग ये है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल किससे आता है, इनको एग्रीकल्चर से ज्यादातर आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर एग्रीकल्चर में, यानी कि एग्रीकल्चर में कोई चीज का चेंज देखने को मिल रहा है, मान लो जो है वो मानसून अच्छा नहीं हुआ या हुआ लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि क्रॉप से डिस्ट्रॉय होगी, तो उस चीज से सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है, और उसी चीज से लिंकेज होने की वजह से जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इम्पैक्ट जो है वो हो जाता है। तो ये आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। डिमांड की अगर बात करें, तो डिमांड साइड के केस में अगर आप देखें, तो एग्रीकल्चर के केस में अगर देखोगे तो फार्मर की जो इनकम है वही जो है वो ये निर्धारित करती है कि इसकी डिमांड क्या होगी, चीज़ों को वो कितना परचेज करेगा, कितना वो खरीद सकता है या बेच सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ के चलते जो है वो डिमांड साइड फैक्टर इफेक्ट होंगे। जैसा कि मान लो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है जिनको कौन बना रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बना रहा है, और एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि फार्मर की डिमांड अच्छी है, तो उनकी जो परचेजिंग है वो भी अच्छी होगी, और इस चीज़ के चलते जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी डिस्कशन मैंने की है ये मेंस के लिए सिग्निफिकेंट है। यदि आपको मेंस में कोई क्वेश्चन लिखने को आ जाए और उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स को पूछा जाए, तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग जो आपने आंसर की करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है। जैसा कि मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं। पहली क्या थी, असिस्ट करता है किसी बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड प्रोडक्शन में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सेकेंडरी में आता है। इतनी इंट्रोडक्शन जो है वो सफिशिएंट है। उसके बाद जो है वो ये लिखना शुरू कीजिए कि इसमें चैलेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है, मान लो आपने आंसर में चैलेंजेस को लिख दिया, अब उसके 2 पार्ट्स बना दो, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। सप्लाई साइड में जो है वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम लिख दो, या फार्मर जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को लिखो वहाँ पे। डिमांड साइड प्रॉब्लम ये लिखो कि कंजम्पशन उतनी नहीं हो पा रही जितनी चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देने होंगे ताकि एक्सपोर्ट भी हो पाए। ठीक है, और उनके सोल्यूशन भी, सप्लाई साइड सोल्यूशन, डिमांड साइड सोल्यूशंस। और लास्ट में जो है एक वे फॉरवर्ड लिख दो अच्छा सा। तो इसी स्लाइड को यूज़ करते हुए, यानी कि एक ये ड्राफ्ट के तरीके से है, इसी में आप जो है वो बेसिकली क्या करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। यहाँ पे जो है इनके फैक्ट एंड फिगर्स लिखनी शुरू कर दो, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ही आएगा तो उस समय जो है मेरे द्वारा ही आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको एक अच्छे प्रॉपर मैनर में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाती है और इसका मीनिंग क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू द फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट आउटलाइन द जनरल पॉलिसीज फॉर द इंडस्ट्री। सरकार की इंडस्ट्रीज को लेके क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, उन चीज़ों को अगर डिस्कस करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है वो आ जाता है। इम्पैक्ट, बेसिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो मेजरली इसका इम्पैक्ट ये होता है, ये इनकरेज करता है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, वो चीज़ इनकरेज करेगी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इन्वेस्टमेंट करे। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये निर्धारित करेगी कि सप्लाई या डिमांड जो है वो क्या होगी, और उससे जो है वो कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसी अगर तरीके से बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है जो सरकार की है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। और उसी के कंटेक्स्ट में जो है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये देखते हैं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 प्लेड अ मेन रोल इन डिफाइनिंग द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1948 का जो आईपीआर, इंडस्ट्री पॉलिसी रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन था, वही जो है वो सिग्निफिकेंट बना सरकार के लिए ताकि वो उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो और डिस्कस करनी ज़रूरी हो जाती है, और उसको देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चाइना की केस स्टडी जो है वो आप देख सकते हैं। चाइना के केस में ये हुआ था कि सन 1960s के आसपास, ठीक है, 1960s के आसपास ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट को ये चीज़ का पता लग गया था कि यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
यानी कि लेबर बहुत ज़्यादा है, और अगर लेबर बहुत ज़्यादा है यानी कि उनको जो है वो जॉब्स भी चाहिए। और जॉब्स जो हैं, अगर पुराने सेक्टर में देखें यानी कि एग्रीकल्चर में देखें, प्राइमरी सेक्टर में देखें, ये इतना कैपेबल नहीं है कि वो सब लोगों को जॉब जो है वो दे पाए। इन्होंने जो है वो मेजर रोल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो दिया था, और इंडिया के केस में टर्शरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। अब इकोनॉमिस्ट की बेसिक सी थ्योरी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स की बेसिक सी थ्योरी क्या कहती है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। थ्योरी का ये कहना है कि इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि आप अपना देश है, मान लो ये आपका कोई देश है, ठीक है, और इसके पीएम भी आप हो, मान लो। अब यहाँ पे लोग रहते हैं वो 20-25 लोग, कुछ भी हो सकते हैं। अब इकोनॉमिस्ट की थ्योरी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहती है कि सबसे पहले जो सेक्टर आपका ग्रो करेगा वो प्राइमरी सेक्टर होगा, और प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्योंकि नेचर से संबंधित है, तो नेचर से मिलने वाली चीजें जो है वो डिफाइन करेंगी आपका प्राइमरी सेक्टर किस तरीके से या किस ग्रोथ के साथ ग्रो होगा। अब आपका प्राइमरी सेक्टर कुछ हद तक ग्रो हो जाता है, एक लेवल ऑफ स्टेज आएगी जब तक ये प्राइमरी सेक्टर ग्रो होगा। उसके बाद आप जो है उन चीजों को, जब अपने देश को सेल्फ सस्टेनिंग बना लोगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि ये सस्टेनेबल है, तो इस वजह से रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर में सप्लाई साइड तो कोई कमी आने वाली नहीं है, और क्योंकि ये सस्टेनेबल है तो इस चीज़ को सेल करेंगे तो डिमांड में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये पहली चीज़ है जो याद रखने वाली है। सेकंड, जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहुंच जाओ तो इसको अच्छे से ग्रो करो, और जब ये ग्रो कर गया तो इसको तीसरी चीज की क्या जरूरत होगी, इसको लेबर की जरूरत होगी, और लेबर जो अपॉइंट की जाएगी वो टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। एक तरीके से इसको समझिए कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो उस चीज को, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, एग्रीकल्चर सबसे पहले सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे किया जाता है कि अगर हम उतना ही बनाते हैं जितना हमारी फैमिली को खाने के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, अगर उसमें जंप देखने को मिलता है, तो उस चीज के चलते क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर जाता है, और इसको ये चाहिए कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के ऊपर शिफ्ट करे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम के ऊपर शिफ्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग आइटम जब इंक्रीज करती है तो इनको लेबर की जरूरत पड़ती है, और फिर टर्शरी सेक्टर जो है वो जन्म लेता है या आगे आता है। इसी वजह से इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। कोई भी देश की इकोनॉमी जब ग्रो करनी शुरू करती है तो सबसे पहले ये सेक्टर ग्रो करता है, सेकंड नंबर पे ये, और फिर थर्ड नंबर पे ये, और यही सही क्रोनोलॉजी है जो होनी चाहिए। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करेगा, मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं किया लेकिन टर्शरी सेक्टर जो है वो ग्रो कर गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जॉब्स लेने वाले टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, यानी कि जॉब्स लेने वाले ज्यादा हैं, यानी कि जॉब्स लेने वाले जो है वो ज्यादा लोग हैं, लेकिन जॉब देने वाले कम ही लोग हैं, और इसी चीज के चलते जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। इनको मान लो जॉब मिल गई और इनको नहीं मिली, तो उस केस में ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करेंगे। तो इसी वजह से जो है कोई भी देश जब स्टैब्लिश होता है या इंडिपेंडेंट होता है तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी जो पॉलिसी होती है वो एग्रीकल्चर को फेवर करती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करती है, और तीसरे नंबर पे जो है वो नेक्स्ट सेक्टर विच इज टर्शरी सेक्टर, इसको फेवर करती है। आप अमेरिका की एग्जांपल लीजिए, अमेरिका जो आज की डेट में अगर हम बोलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो एक सुपर पावर है, अमेरिकन इकोनॉमी में भी आप देखेंगे तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, फिर उन्होंने मेजरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की, और फिर उनका टर्शरी सेक्टर जाके ग्रो किया जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। और इस चीज को फॉलो करने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो लगभग $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस डॉलर, $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सेम चीज को चाइना ने फॉलो किया। चाइना ने क्या किया कि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा खासा इंक्रीज हो रखा था, रेवोल्यूशन आती है, माओ जेडोंग की सरकार बनती है, सबसे पहले ये बनाया जाता है कि आप लोगों को जो है वो फेवर दिए जाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनको ये बात पता थी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, लोगों को जो है वो इंसेंटिव दिए जाते थे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो है वो करने शुरू कर दें। और इसी चीज के चलते जो है वो ये हुआ कि हर व्यक्ति ने अपने घर के बैकयार्ड्स में जो है मशीनरी सेटअप करके जो है वो मशीनें लगानी शुरू कर दी। अब जैसे कि उन्होंने मशीनें लगानी शुरू की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होना शुरू हो गया, जो और हर व्यक्ति लगभग जो है वो एक बिजनेसमैन के रूप में आगे आया, और उन लोगों को जो है वो जॉब भी मिली फिर,
और इस तरीके से चाइनीज़ इकोनॉमी जो ग्रो की, और इसके ग्रो करने के बाद उनकी इकोनॉमी जो है वो राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो राइट नाउ 2 से 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। यानी कि ये इंडियन इकोनॉमी का साइज है, ये 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का साइज किसका, चाइना का और यूएस का ये है। यानी इंडिया को और चीज़ें जो है वो करनी है, और इसको करने में जो मेजर रोल अदा करेगा वो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट का और एक्सपर्ट्स का, रघुराम राजन हो गए और भी कई इकोनॉमिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर आपको फोकस करना होगा। जैसे चाइना ने जो है वो पॉलिसीज अपनाई थी और अग्रेसिवली ये सपोर्ट किया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट करें, तो वैसे ही हम लोगों को करना होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में इतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप एक सिंपल सी चीज़ कीजिए। आप अपने आसपास जो है वो ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, कितने लोग हैं उसमें से जो जॉब सीकिंग है। उनको ये है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उसके बाद जो है हम उसमें सेटल हो जाएंगे। और कितने ऐसे हैं जो एक बिजनेस आइडिया है उनके पास और उसको ओपन करना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। ये नहीं कि आइडिया है पैसा नहीं है तो फिर भी नॉर्मली चले जा रहे हैं, उसको मत काउंट कीजिए। जो एफर्ट भी लगा रहा है, लोन ले रहा है, पैसे ले रहा है, एमएसएमई बना रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो कम होंगे। ठीक है। इंडिया के केस में जो जंप हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा टर्शरी सेक्टर में जंप हुआ है। ठीक है। तो इसी के चीज़ के चलते जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया तो, लेकिन टर्शरी सेक्टर में क्या थे, ज़्यादा लोग थे जो जॉब लेना चाहते थे। अब उन लोगों को जॉब जो है वो नहीं मिलेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पाया। अब इस चीज़ के चलते वो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। अब अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, उनको जो है वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगेगा और उस सेक्टर में जो है वो कंपटीशन इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और इसी चीज़ के चलते जो है वो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इस केस स्टडी को लिखिए, नीचे सोल्यूशन दीजिए कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन चीज़ों को लाया जा सकता है। राइट नाउ जो गवर्नमेंट की इस फील्ड में स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स के बारे में सर्च कीजिए और उनको लिखना शुरू कीजिए कि इससे जो है वो देखिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे ग्रो करेगा। जो अभी टर्शरी सेक्टर में हमने ऊपर केस स्टडी में डिस्कस किया था, उन लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये पूरी डिस्कशन जो है वो आपको समझ आई? इंडिया जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकता है और क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे अभी वर्क करना है। ठीक है। अब जिस समय चाइना में पॉलिसी बन रही थी, उस समय इंडिया में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके पॉलिसी बन रही थी। जो पहली पॉलिसी बनी वो 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में। अब कई लोगों का ये कहना होगा कि सर इसके एक-एक प्रोविज़न के बारे में बताइए, लेकिन एक-एक प्रोविज़न के बारे में आपको भी जानने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। मेजरली आप ये देख लीजिए कि उसका ओवरव्यू क्या था। ठीक है? माइन्यूट डिटेल्स जो है वो आप जान लेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई भी नहीं। पहले ही जो है वो स्टोरेज कम है हमारे माइंड की। ठीक है? तो चीज़ों को जो है वो ओवरव्यू के रूप में जानिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन 1948 जो है वो इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि स्टेट का मेजर रोल होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर रोल होना चाहिए किस चीज़ के लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? इन्होंने ये बोला था कि उनको अथॉरिटी चाहिए, और क्योंकि उस समय इंडिया जो है वो नया-नया आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना बहुत मुश्किल था कि कल हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज आप इन्वेस्टमेंट लेके हमारे देश में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। नहीं हो सकता था, नहीं पॉसिबल था। तो इस वजह से 1948 की पॉलिसी ये कहती है कि सरकार का जो है वो मेजर रोल है कोई भी इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट करनी है तो उस चीज़ के लिए। तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सरकार लेके आई थी, जो एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, जिसमें इन्होंने सोचा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स पब्लिक प्लस प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा और उसी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों को? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है वो इसमें ये भी है कि इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशंस जो है वो की गई थी। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन की गई थी? इंडस्ट्रीज़ की। लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो है उनको कैटेगराइज किया गया था स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री में और इम्पोर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज। और ये कैटेगराइजेशन के बेसिस पे भी जो है ये होता था कि निर्धारित कि उसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक में कितनी है, इकोनॉमिक टर्म्स में उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कितनी है। प्लस ये भी होता था कि इन्होंने उस समय पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जो
जॉइंट वेंचर है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट जो अगली पॉलिसी बनाई जाती है वो 1956 के आसपास बनाई जाती है, और इसमें डेवलपमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस फॉलो द 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। महालनोबिस ये जो है, इनके द्वारा एक प्लान बनाया जाता है, और इनका मानना ये होता है कि पहले हम ये करते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज को इंडिया में सपोर्ट करते हैं, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी रहेगी, पब्लिक सेक्टर की रहेगी, यानी कि सरकार पैसा लगाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज को अगर हम सपोर्ट कर देते हैं तो इस चीज़ के चलते जो है वो माइन्यूट इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी और वो भी अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगी। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल सेल है, एक हैवी इंडस्ट्री है, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब उसी स्टील को यूज़ करने के लिए स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। उस स्टील से मान लो किसी ने साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके का प्लान जो है वो महालनोबिस के द्वारा दिया गया था। ये मेजर इकोनॉमिस्ट में इनका नाम आता है। ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था तो उसमें भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। कई बार जो है वो लोगों को इस चीज़ की कंफ्यूजन हो जाती है कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो ये थे। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ये नहीं थे। इनका जो मेजर रोल था वो सेकंड प्लानिंग कमीशन में जो है वो मेजर रोल देखा जाता है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान laid the foundation of India's second 5 year plan and development of the public sector। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, और ये बोला गया कि लाइसेंस राज। ठीक है, यानी कि कुछ भी आपने इस्टेब्लिश करना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा। हैवी इंडस्ट्री जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की है। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, अगली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1980s में आई थी, और इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि फेडरलिज्म को आगे और ज़्यादा प्रमोट करना। और इसके मेजर फोकस एरियाज कौन कौन से थे? इसके मेजर फोकस एरियाज जो है वो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रिवर्सिंग पास्ट ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो हमने पहले इंडस्ट्री सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई थी उस चीज़ के चलते ये देखा गया कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में जो है वो कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो ये एक पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी। सरकारी अफसर जो है वो एफिशिएंटली काम जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए जो है वो 1980 में एक प्लान लाया गया। ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई, और इसमें सपोर्ट कैसे मिला था? ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इन्होंने बोला था कि फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको भी हम लोग रेगुलेट करेंगे, और मोनोपोलिस्टिक एक्ट ये रेगुलेट करेगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी, कौन प्रोडक्शन कर सकता है, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ सेल की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो 1980 के प्लान में डिस्कस किया गया, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्लान आता है 1985-86 के आसपास, जिस समय राजीव गांधी की सरकार जो है वो बन गई थी। और ठीक है, तो राजीव गांधी की सरकार जो है वो ज़्यादातर ओपननेस में बिलीव करती थी। इवन आप देखेंगे कि उस समय, जिस समय इनकी सरकार बनी है, तो उस समय ये होता था कि इंडिया अदर देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंटरवीन करना उसने शुरू कर दिया था। इससे पहले जो है हम एक आइसोलेट थे, यानी कि फॉरेन नेशंस की जो डिप्लोमेसी थी उसमें इतना नहीं घुसते थे। ठीक है, तो अब राजीव गांधी जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इवन आप इस चीज़ को याद रखना हो तो ये भी याद रख सकते हैं। आपको याद होगा श्रीलंका में एक गैंग बनाई थी इन्होंने, जिनका नाम था LTTE। ठीक है, गैंग जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है तो उसको नहीं यूज़ करते। तो उसका ये था कि नॉर्थ श्रीलंका है, इसको इन्होंने आज़ाद करवाना था इससे, और प्रॉब्लम ये चल रही थी कि इनके जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए जाते थे। राजीव गांधी जी के द्वारा जो है वो यहाँ पे आर्मी फोर्सेस भेज के यहाँ पे सिचुएशन जो है वो स्टेबल की गई। तो इससे ये पता लगता है कि राजीव गांधी की जो पॉलिसी है वो फॉरेन की तरफ ज़्यादा है, और यही पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं बल्कि इकोनॉमिक टर्म्स में भी हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से, जैसे इन्होंने बोला था कि डाइवर्सिफिकेशन जो करो, और इनकी डाइवर्सिफिकेशन का ये था मतलब कि इंडियन मार्केट जो है वो इसको फॉरेन मार्केट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दो, ताकि ये भी जो है इंडियन मार्केट भी ग्रो जो है वो आने वाले समय में कर पाए। तो इसी वजह से इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते जो है वो काफ़ी डिसीजन लिए थे। इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लूज करना शुरू कर दिया था, यानी कि पहले, उससे पहले अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है तो मुश्किल है। लेकिन इनके पॉलिसी के बाद जो है वो 1985-86 वाली के बाद इंडिया में फॉरेन सेक्टर पहली बार आना शुरू हुआ। अगर कोई पूछे कि इनिशिएट कब हुआ फॉरेन सेक्टर का इंडिया में, तो 1985-86 के आसपास हुआ है। ठीक है, लेजिस्लेशन में भी कुछ चेंजेस जो है वो
की गई। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट जो बनाया गया था उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस थी उसको ईजी किया गया। ये नहीं कि लाइसेंस जो है वो कोई ले ही ना पाए। ठीक है, तो उसके चीज़ के चलते भी जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो मेजर पॉलिसी आई थी वो 1991 में आई थी, जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार होती थी और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो है और मेजर इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो कौन होते थे बताइए? मनमोहन सिंह। और उन्होंने ही जो है वो पॉलिसी में मेजर रोल अदा किया था। इनका मेजर गोल क्या था? इनका मेजर ये गोल था कि हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ज़्यादा तेज करना, एक्सेलरेट करना और रिडक्शन करना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनमें जो है वो लगातार रिड्यूस करना उस। ठीक है, इन्होंने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को 17 से जो है वो सिर्फ 8 पे लेके आ गए थे और फिर उसके बाद जो है वो 2 पे ये नंबर चला गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है, जो एमआरटीपी एक्ट था उसको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया। अब लाइसेंस राज जो है वो खत्म कर दिया गया और बोला गया कि आप इजीली कुछ भी ओपन कर सकते हो इंडस्ट्रियल। लेकिन जो है वो एटॉमिक एनर्जी हो गया या बॉम्ब एक्सप्लोसिव्स हो गए, तो इन चीज़ों की परमिशन अभी भी आपको गवर्नमेंट से लेनी होगी और इन चीज़ों के ऊपर मोनोपोली जो है वो थी। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए और उनमें कोई जो है कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। ठीक है, अब देखिए जो ये हमने अभी किया, ये जो है आप मेंस में यूज कर सकते हैं। यदि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर कोई कमेंट लिखना हो कि हिस्टोरिकली इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो आप इन्हीं चीजों को जो है वो यूज कीजिए। अब जो है हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई बेसिकली ये होता है कि कोई स्मॉल बिजनेस होते हैं। इंडिया के केस में जो है स्मॉल बिजनेस जो है उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है लार्ज बिजनेस के कंपैरिजन में, और उसको एमएसएमई का नाम जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, एमएसएमई के ऊपर सिग्निफिकेंट जो है वो क्या हो जाता है कि इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन की अगर बात करें तो 1920 के आसपास, नाइन सॉरी 2020 के आसपास कोरोना ईयर में जो है इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कुछ चेंजेस की गई थी और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पे क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो बन जाती है। अब चेंजेस क्या की गई थी और उसके ऊपर क्या जो है हमें चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, और हम ये भी देखेंगे कि उन चेंजेस का इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा था। ठीक है, अब अगर बात करें पुराने टाइम की, यानी कि उस 1920 से पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो कैसे चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, जो क्राइटेरिया पहले यूज़ किया जाता था उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए क्या था उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि न्यू क्राइटेरिया में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्या चेंजेस जो है वो की गई। सबसे पहले माइक्रो की अगर बात करें, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख से नीचे है। ठीक है, माइक्रो, और यहाँ पे स्मॉल और उसके बाद मीडियम। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? लेस देन 25 लाख। 25 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रो में आएगा। और कितना आएगा स्मॉल में? अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ से नीचे वाली जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको स्मॉल में लिखा जाएगा। और मीडियम में कितना आएगा? 10 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है मेजरली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो की गई थी। लेकिन अगर सर्विसेज की बात करें तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट के लिए सर्विसेज जो आती हैं वो 10 लाख से नीचे, और इन्वेस्टमेंट जो आती है इस केस में 2 करोड़, और इसमें जो है वो अप टू 5 करोड़ के आसपास बोला जाता है। लेकिन अगर न्यू क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट को जो है वो 25 लाख से ले जाके 1 करोड़ पे रख दिया गया, और टर्नओवर जो है इसको ऐड ऑन कर दिया गया। पहले वाले क्राइटेरिया में जो है वो ये था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज अलग था, सर्विस एंटरप्राइज अलग हुआ करता था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो डिफाइन किया गया होता था, सर्विसेज के लिए उसका जो लेवल है वो कम रखा जाता था, जो पुराने टाइम पे था। ठीक है, अब लेकिन जो नया कंपोजिशन क्राइटेरिया है इसके चीज़ के चलते जो है
सर्विसेज की जगह पे किस चीज़ को ऐड कर लिया गया है? टर्नओवर को। यानी आपका जो कंपनी है वो किस हद तक जो है वो चीज़ों को सेल कर देती है, और उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट रखी गई है 1 करोड़ की और टर्नओवर रखा हुआ है 5 करोड़। आप इस चीज़ को जो है वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस चीज़ के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता था, लेकिन इंडिया में जो बोला जाता था, और ये प्लस मेजर कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर इशू उठाती थी, उसमें ये बोला जाता था कि जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में, वो सही नहीं है। उन चीज़ों को जो है वो चेंज करना चाहिए, और इसी के चीज़ के चलते जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कुछ ही समय बाद जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स होने की वजह से इस चीज़ को जो है वो रिलीज करना बंद कर दिया गया था। मेक इन इंडिया क्या था? मेक इन इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने वाला एक इनिशिएटिव था कि इंडिया में जो है वो मेजर कंपनीज आए और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर पाए। मेक इन इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रीलिम्स के लिए ये हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री के नीचे आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे आता है। उसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके नीचे जो है वो ये आता है। नेक्स्ट आ गया स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 2015 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये स्कीम जो है वो बेसिकली क्या चीज़ें इसमें हैं तो उनको जानते हैं। पहली चीज़ ये है कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बात करती है। दूसरी चीज़ ये है कि फंडिंग, कोई बिजनेस ओपन करने के लिए जो पैसा चाहिए तो उसमें भी जो है वो मेजर सपोर्ट की जाएगी। प्लस पार्टनरशिप एंड अदर चीज़ें जो हेल्प चाहिए होती है बिजनेस के लिए तो वो की जाएगी, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर पाए। नेक्स्ट आ गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक कंपोजिशन इंडिकेटर है जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में हमें बताता है, जिसमें बेस पीरियड जो है वो रखा जाता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो पहली बार जो है ये इंडिया में एडवाइस इशू की गई थी कि इसको जो है वो निकालना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन सी होती है इसको निकालने के लिए? वो है CSO, जिसको अब NSO के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर ऑन दिस? और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो मेजर नेचुरल चीजों से संबंधित है उसको बोलते हैं कोर इंडस्ट्री। जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, तो ये सब जो है वो कोर इंडस्ट्रीज में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में क्रूशियल डेफिनेशन जो हमने है वो पहले देख ली है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर GDP का 16 से 17% का हिस्सा है। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेजर रोल अदा करता है। लेकिन आज की डेट में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती है, जैसे लेबर को लेके, लेबर मार्केट को लेके, लेजिस्लेचर को लेके, ठीक है, वर्क फोर्स की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको लेके कि स्किल नहीं है लेबर। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट इसी चीज़ के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है या कुछ नहीं समझ आता, तो आप इन चीज़ों पे जो है वो बारकोड स्कैन करके हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।